एक बार पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। राजनीति विज्ञान कॉन्सेप्ट टॉक में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में हमने मौलिक अधिकारों को लेकर के व्यापक चर्चा की थी, जिसमें से स्वतंत्र समानता के अधिकार पर हमने जाना था। तो मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भारतीय नागरिकों को प्रदत्त दूसरे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार की बात आज यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार, चूँकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात भारत का संविधान करता है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है, अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 अनुच्छेद इसमें हैं, जबकि अगर हम इसको देखें तो 19 और 3 22 होता है, जबकि 19, 20, 21 और 22 अगर इन चारों को देखें तो 4 अनुच्छेदों में भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात संविधान में है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। चूँकि अनुच्छेद 19 बहुत ही व्यापक आर्टिकल है, इसमें भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है और अनुच्छेद 19 जो है 6 उप अनुच्छेदों में बटा हुआ है। और जो इसका पहला है अनुच्छेद 19 फर्स्ट, ये भी 6 तरह की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट जो है, इसका सब क्लॉज ए, इसमें अनुच्छेद 19 फर्स्ट का ए जो कहता है, ये भारतीय नागरिकों के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 एक ए में कही गई है। तो इसमें जो बात निहित है वो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति, चूंकि मैंने इससे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे भी जिक्र किया था और वहाँ पे भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात भारत की प्रस्तावना करती है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में तो है ही, साथ ही साथ अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। तो भाषण का कहने का अर्थ यह है कि मैं अपनी बात को किसी भी तरह से कह सकता हूँ या अपनी बात को भाषण के रूप में कह सकता हूँ। भाषण की स्वतंत्रता की बात ये करता है। बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति जो है वो अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है और इसका कई भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके कई बार इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके व्यापक अर्थ को बताया है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि मैं अपनी बात को बोल के कह सकता हूँ, मैं अपनी बात को लिख के कह सकता हूँ, मैं अपनी बात को अखबार में आर्टिकल दे के कह सकता हूँ, मैं अपनी बात को कार्टून के माध्यम से कह सकता हूँ, मैं अपनी बात को चित्रों के माध्यम से कह सकता हूँ, मैं अपनी बात को चुप रह के कर सकता हूँ। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो बहुत ही व्यापक शब्द है। इसी के अंतर्गत बहुत सारी बातें भारतीय संविधान ने समय समय पर भारत की जो न्यायपालिका है उसने समय समय पर उसके अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश की है। जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता छुपी हुई है, जिसको कहते हैं कि सूचना का अधिकार। इसके अंतर्गत ही सूचना का अधिकार जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन जो कि भारतीय नागरिकों को प्रदत्त है, किंतु सूचना के अधिकार जैसा शब्द भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। किंतु फिर भी भारत की न्यायपालिका, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि समय समय पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और स्पष्ट करते हुए सूचना के अधिकार को भी भारतीय न्यायपालिका ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही इस शब्द को रखा है। तो सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, इसके लिए एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार भारत के नागरिकों को सभी को है। इसके बाद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और ज़्यादा इसका व्यापक अर्थ जानने के लिए एक उदाहरण, जो कि आज से लगभग 18-19 साल पहले की बात है, कि एक नवीन जिंदल थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद भी थे और एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति जो शब्द है, एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं, अभिव्यक्ति, तो ये बहुत व्यापक शब्द है। नवीन जिंदल जो थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद थे और उद्योगपति थे, जो कि आप जब दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते हैं तो उनकी कई सारी फैक्ट्रियां उस क्षेत्र में पड़ती हैं, नवीन जिंदल की। तो होता क्या है कि लगभग 2002 और 2001 के आसपास में नवीन जिंदल ने अपनी जो 2-3 फैक्ट्रियों में भारतीय ध्वज उन्होंने लगाया था। ये नवीन जिंदल जो है, इन्होंने अपनी फैक्ट्री में भारतीय ध्वज को लगाया था, तिरंगे झंडे को लगाया था। तो जब कई सारे लोगों ने उसको देखा तो इनके खिलाफ भारत के उच्चतम न्यायालय में लोग जाते हैं और इनके वहाँ पे केस दाखिल कर देते हैं नवीन जिंदल के खिलाफ। तो जो नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का मामला है, उसमें अंत में लगभग 2004 या 2005 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि चूँकि यदि भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे तो वह अपनी दुकान में, अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में और अपनी कार में भारतीय ध्वज को या भारतीय तिरंगे को फहरा सकता है। और यह जो है अनुच्छेद 19A के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग है। तो इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत व्यापक शब्द है और इसका समय समय पर भारत की न्यायपालिका ने इसके अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो इस तरह से भारतीय ध्वज को कोई भी अपने घर में या अपनी फैक्ट्री में या अपनी दुकान पे या अपनी कार पे लगा सकता है, फहरा सकता है। तो ये थी बात अनुच्छेद 19(1)(a) की। इसके अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है। और अब जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही सूचना का अधिकार जैसा शब्द और इसके अलावा और कई सारे इसके पक्ष अनुच्छेद 19(1)(a) में हैं और जिनका कि समय समय पर भारत की न्यायपालिका ने अर्थ स्पष्ट किया है। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें जो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट है, इसका सब क्लॉज 2 को देखते हैं। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का बी, सब क्लॉज बी, जो कि मैंने बताया कि अनुच्छेद 19(1) में 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19(1)(b) क्या कहता है? बी कहता है कि बिना हथियारों के या बिना ऑमनेशन के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता ये हमें प्रदान करता है। बिना हथियार के सम्मेलन या मीटिंग से इसको कह सकते हैं या बैठक इसको कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 19(1) का सब क्लॉज बी हमें अधिकार देता है कि हम बिना हथियार के सम्मेलन आदि या बैठकों की व्यवस्था कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे एक बहुत सारे केसेस इससे पहले भारत के इतिहास में हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा सिख धर्म है उसमें कृपाण या जो छोटी सी तलवार या कटार होती है उसको रखना उनके धर्म के अंतर्गत आता है। तो लोगों को लगा कि जब जो हमारे सिख धर्म के जो लोग होते हैं वो जब अरदास करने गुरुद्वारा में जाते हैं तो हथियार लटका के वो लोग जाते हैं। तो लोगों को कई बार लगता है कि बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग एक जगह पर हथियार बंद लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अभी हम इसमें और आगे चर्चा करेंगे जब मौलिक अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता की बात आती है, तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25। मैं अनुच्छेद 25 को इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जो धर्म की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है, तो चूँकि जो बिना हथियार के सम्मेलन की बात है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि जो सिख धर्म द्वारा जो गुरुद्वारा में अरदास की जाती है वह संविधान के खिलाफ नहीं है, हथियार लेकर के, कृपाण लेके, बल्कि वह अनुच्छेद 25 का ही हिस्सा है। क्योंकि अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है और अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की बात अनुच्छेद 25 करता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो कहता है कि चूँकि सिख धर्म में कटार रखना उनके धर्म का हिस्सा है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) का विरोध नहीं करता, तो इसलिए अनुच्छेद 25
और अनुच्छेद 19(1)(a) को साथ पढ़ के उनको इस बात की संस्तुति प्रदान की जाती है और वो केस जो है उनके पक्ष में जाता है। तो ये तो थी बात अनुच्छेद 19(1)(b) की। चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 19(1)(c) जो है क्या कहता है। चूँकि अनुच्छेद 19(1) के 6 उपाध्याय हैं या सब क्लॉज हैं, A, B, C, D, E और F। तो अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज अनुच्छेद 19(a) का C क्या कहता है। C कहता है कि हमें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता हमें यह प्रदान करता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(c) हमें देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक, यदि उसको किसी असामाजिक कुरीतियों से लड़ना है या किसी अच्छाई के लिए कार्य करना है या कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो समाज को आगे तक ले जाए, तो उनके लिए भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी है, प्रदान की है। आगे देखते हैं इसमें अनुच्छेद 19 फर्स्ट का D क्या कहता है। अनुच्छेद 19 की बात हो रही है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट का सब क्लॉज D। अनुच्छेद D कहता है कि भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(d) के द्वारा हमें प्रदान की गई है। घूमने फिरने की स्वतंत्रता या जो वहाँ पे शब्द है वो है आवागमन या इसको घूमने फिरने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) हमें प्रदान करता है। आगे देखते हैं इसमें अनुच्छेद 19 फर्स्ट का सब क्लॉज E। जो E है ये हमें कहीं भी रहने या बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। रहने या बसने की भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी स्थान पर, जो भारत संघ के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, तो भारत का कोई भी नागरिक अनुच्छेद 19(1)(e) के अंतर्गत कहीं भी रह सकता है, बस सकता है। ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें प्रदत्त है। तो 19(1)(e) के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट अनुच्छेद 19 फर्स्ट का F, और एक और है अंत में जो मैंने आपको बताया फर्स्ट का G। तो इसमें देखते हैं कि इसमें से एक में जो 5वीं स्वतंत्रता जो थी वो थी संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता। संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता जो कि अब भारत के संविधान में निहित नहीं है, जबकि जो मूल संविधान था उसमें जो संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता थी वो थी। चूँकि संपत्ति का अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकार था, किंतु क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के बाद 1978 में उस संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान ने विधिक अधिकार का रूप दे दिया और उसको अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। तो अनुच्छेद 19(1)(f) जो है ये हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार, हम कोई भी बिजनेस या व्यापार पूरे भारत में किसी भी जगह पे बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। तो जैसा कि इनका एक बार संक्षिप्त अध्ययन और कर लिया जाए, अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात भारत के संविधान में निहित है। अनुच्छेद 19(1) में A से लेकर के F तक, G तक 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी, जिसमें से एक तो रहा नहीं, तो इसलिए 6 तरह की स्वतंत्रताएं अभी भी हैं। जो कि A है, अनुच्छेद 19(1) का एक कहता है कि भारत में प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। B कहता है कि बिना हथियारों के सम्मेलन या बैठक करने की स्वतंत्रता। C संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। D जो है कहीं भी आवागमन या घूमने फिरने की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। और जो भारतीय संविधान का E है वो भारत के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अंतिम जो स्वतंत्रता है यहाँ पे जो व्यापार और वाणिज्य, भारत के किसी भी भाग में हम व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19(1)(a) 6 तरह की स्वतंत्रता की बात करता है। अब चूँकि 7वीं जो स्वतंत्रता थी वो 44वें संविधान संशोधन के बाद, चूँकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद वो एक मौलिक अधिकार न रह करके विधिक अधिकार
हो गया था और उसको अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया था। इसलिए जो 19 में 7वीं तरह की स्वतंत्रता थी अनुच्छेद 19 में, उसको भी संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता को उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। तो ये 6 स्वतंत्रताओं की बात हमने की। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में और क्या क्या बातें नहीं थे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि अनुच्छेद 19(1) 6 इसके जो मुख्य अनुच्छेद हैं वो भी इसमें हैं, जिनका कि हम आगे जिक्र करते हैं। वो क्या है? हमने अभी तक बात करी अनुच्छेद 19(1) की, अनुच्छेद 19(1) की बात करी। इसके अलावा इसमें 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6), तो ये 6 तरह की स्वतंत्रता। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है और बाकी के जो ये 5 अनुच्छेद हैं, जो कि अनुच्छेद 19 के ही सब क्लॉज हैं, 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6), इनमें चूँकि अभी 19(1) की हमने बात करी थी, तो जो भी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19(1) हमें देता है वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्यांतिक नहीं है। ये भी अनुच्छेद 19(1) की जो स्वतंत्रताएं हैं वो सीमाओं के अंतर्गत हैं और आत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट के लिए हिंदी शब्द है आत्यांतिक। कहने का मतलब यह है कि जो अनुच्छेद 19(1) में जो 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं वो भी सीमाओं के अंदर ही रहकर ही हैं, वो भी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बाकी के अनुच्छेद 19(1) के अन्य भाग हैं, अनुच्छेद 19(2), 3, 4, 5 और 6, इसमें उन सीमाओं का जिक्र है कि जो अनुच्छेद 19(1) की 6 स्वतंत्रताओं को पे रोक लगाने की बात करता है। जैसे कि सपोज मान लिया जाए कि इसमें अनुच्छेद 19(2) जो कहता है वो कहता है कि यदि आपकी वजह से, आपकी स्वतंत्रता की वजह से भारत की अखंडता, सुरक्षा को खतरा है तो उस स्वतंत्रता को आपकी पे रोक लग जाएगी। इसके अलावा यदि आपकी स्वतंत्रता की वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसके लिए जो संविधान में शब्द निहित है वो है पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर लोक नियोजन, लोक नियोजन को खतरा होता है तो उस स्वतंत्रता पर रोक भारतीय संविधान आपकी लगा सकता है। इसके बाद यदि आपके कर्मों से या आपकी जो अनुच्छेद 19(1) में स्वतंत्रताएं निहित हैं, इसकी वजह से समाज के किसी भी अंग में या ऐसी गतिविधियां जो अपराधी प्रवृत्ति की होती हैं तो उस पर रोक लग सकती है। इसके अलावा कई सारे अन्य चीज़ों पे, जैसे अगर आपके स्वतंत्रता की वजह से भारत की न्यायपालिका को आघात पहुंचता है तो इस वजह से भी आपकी जो स्वतंत्रता है उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 19(1) में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निहित हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर भी रोक या सीमाओं के अंदर ही रह करके कार्य कर सकते हैं या उनकी वजह से, और उन पर रोक लगाने के लिए बाकी अनुच्छेद 19(2) से लेकर के 6 तक ये रोक की बात करता है। तो ये तो थी अनुच्छेद 19 की बात। इसमें आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 जो है, अनुच्छेद 20 को पढ़ने के लिए हमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 के लिए 3 बातें निहित हैं। ये 3 बातें क्या क्या हैं इनको संक्षिप्त में जान लेते हैं कि अनुच्छेद 20 है, इसमें 3 तरह की बातें। पहला क्या कहता है कि अनुच्छेद 19(b) में पहली बात तो ये निहित है कि गिरफ्तारी के संबंध में, कहने का तात्पर्य है, या अपराधी के संबंध में, यदि कोई व्यक्ति जिस समय में जो कार्य करता है, भारत का कोई भी नागरिक जिस समय में जो कार्य करता है, जो अपराध करता है, तो कानून उसी अपराध की उसको सजा देता है, उसी समय के अपराध की, जिस समय में वो कानून, उस पर्टिकुलर समय में जो कानून होगा उसी के तहत उसको सजा मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि जो पहला है अनुच्छेद 20 में जो फर्स्ट है वो कहता है कि जो कार्य आपने जिस समय में किया या जो अपराध आपने जिस समय में किया उस समय में जो कानून था उसी के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। यानी कि कानून जो है पहले से या बाद से लागू नहीं होगा। तो जिस समय से, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं कि मोदी जी ने
अभी एक घोषणा हुई थी कि यदि भारत में एक नाबालिग से बलात्कार होता है या नाबालिग का रेप होता है तो उसको फांसी की सज़ा का प्रावधान है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे माना कि 20 मई 2019 को यदि कोई व्यक्ति नाबालिग के साथ रेप करता है 20 मई 2019 को, और माना कि ये घोषणा हुई है 20 अप्रैल 2020 को, तो यहाँ पे देखिए कि 20 अप्रैल 2020 को मोदी जी ने घोषणा की। मान लेते हैं ये एक्चुअल में है नहीं। 20 अप्रैल 2020 को मोदी जी ने घोषणा की कि नाबालिग के साथ रेप होने पे उनको फांसी की सज़ा का प्रावधान होगा। तो यदि कोई ऐसा कोई केस आता है जो 20 मई 2019 को उसने नाबालिग से बलात्कार किया था, तो चूंकि यहाँ पे जो अनुच्छेद 20 का पहला जो पॉइंट है वो यही कहता है कि जो 20 मई 2019 उस समय में नाबालिग से बलात्कार के लिए जो सज़ा थी, जो कानून था, उसी के तहत इसको सज़ा मिलेगी, बल्कि ये जो नया कानून है इसके तहत इसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये समझने के लिए अनुच्छेद 20 का फर्स्ट पॉइंट, जिस समय में जो बात होती है वही कानून वहाँ पे लागू होगा। पहली बात ये है। इसके बाद अनुच्छेद 20 में और क्या क्या बातें नहीं थे। सेकंड पॉइंट कहता है कि अनुच्छेद 20 का दूसरा पॉइंट, एक अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं मिलेंगी। दूसरा पॉइंट जो कहता है वो कहता है कि एक अपराध के लिए 2 सज़ा का प्रावधान नहीं है। कहने का तात्पर्य है अब 2 सज़ा यहाँ पे कैसे होगी, इसको भी एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। एक ऐतिहासिक घटना जो कि मैंने किताबों में इसके बारे में पढ़ा था। 21 मई 1991 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। आज से लगभग 30 साल पहले, 29 साल पहले 21 मई 1991 को भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी हत्या की जाती है, राजीव गांधी की। तो होता क्या है कि उनके खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट होता है वहाँ पे जाता है मामला, और 1994 में हत्या के 3 साल के बाद 1994 में उन अपराधियों को ट्रायल कोर्ट सजाए मौत की सज़ा सुनाता है, यानी कि मृत्युदंड की सज़ा सुनाता है। तो वो जो अपराधी होते हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं। मद्रास हाई कोर्ट की ये बात है। मद्रास हाई कोर्ट 1998 में सज़ा सुनाता है उनको, जो उनकी मृत्युदंड की सज़ा थी उस सज़ा को हाई कोर्ट बरकरार रखता है 1998 में। उसके बाद वहाँ से भी 1998 के बाद जो अपराधी होते हैं वो भारत की उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली, वहाँ पे जाते हैं और अपने मामले को, अपने मृत्युदंड वाले सज़ा को वहाँ पे चैलेंज करते हैं। तो 2004 में, सन 2004 में भारत के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, और वह भी जो मृत्युदंड की सज़ा ट्रायल कोर्ट ने और मद्रास हाई कोर्ट ने उनको दी थी उस सज़ा को भारत का सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखता है सन 2004 में। तो यहाँ पे 2004 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखा। होता क्या है कि 2004 में वो भारत के राष्ट्रपति के पास जाते हैं, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है वो क्षमादान का अधिकार हमें देता है। राष्ट्रपति के पास एक विशेष अधिकार है, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास है अनुच्छेद 72 में, और क्षमा याचिका लेकर के वो लोग राष्ट्रपति जी के पास अनुच्छेद 72 के अंतर्गत 2004 में पहुंचते हैं। तो राष्ट्रपति जी हाँ ना में कहते कहते 2011 में 2004 के बाद 2011 में राष्ट्रपति जी, भारत के राष्ट्रपति जी उनकी जो मृत्युदंड की सज़ा है उसको बरकरार रखते हैं। तो ये जो बीच में जो टाइम पीरियड है ये है 7 साल का। तो अब देखो होता क्या है कि 2011 में जब राष्ट्रपति जी उनकी मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखते हैं, यानी कि उनको क्षमा नहीं करते हैं, तो वापस जो अपराधी हैं वो मद्रास हाईकोर्ट पहुंचते हैं, और वापस मद्रास हाईकोर्ट आने के बाद जो मद्रास हाईकोर्ट होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा न किए जाने के बाद उनका जो केस है उसको खारिज कर देता है, उनकी मृत्युदंड की सज़ा को खारिज कर देता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो उन अपराधियों के जो दोबारा जो वकील थे उनका कोर्ट में कहना था, उनने कोर्ट में ये अपनी बात रखी। और क्या बात रखी? उन्होंने कहा कि चूंकि 1994 से लेकर के 2011 तक वो लोग जेल में रहे, उनका सीधा मतलब था
कि 1994 से लेकर के 2011 तक लगभग कितने साल होते हैं, लगभग 17-18 साल, 17-18 साल से वो मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। एक सज़ा ये है, और वो जेल में है। दूसरी सज़ा ये है, और तीसरा उनको अभी भी मृत्यु दंड दिया जाता है। तो एक तो उनको मृत्यु दंड मिल रहा है, एक सज़ा ये होगी। दूसरी सज़ा उनको पहले ही मिल चुकी है, लगभग 17-18 साल से जेल में है, 2 सज़ा ये होगी। और एक और यहाँ पे बात उनने कही, तीसरी सज़ा, जो कि उनका इतने सालों से मृत्यु दंड 1994 में जब मिल चुका था, वो उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। तो ये जो है एक अपराध के लिए 2-2, 3-3 सज़ाएँ नहीं दी जा सकती हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालाँकि यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये है कि चूँकि यदि कोई अपराध करता है तो वो जेल में तो रहता ही है, और उसका साथ ही साथ केस भी चला होता है। तो उस दौरान उस जो टाइम पीरियड को हम सज़ा में नहीं मान सकते, क्योंकि जेल में तो उनको रखना ही है। किंतु जो ये टाइम पीरियड ये वाला है, कौन सा वाला, 2004 में जब राष्ट्रपति जी ने उनको क्षमा नहीं किया, और ये क्षमा न करने वाली जो बात है वो उन्होंने 7 साल के बाद, यानी कि 2011 में ये बात कही। यानी कि भारत के राष्ट्रपति जी ने 2004 से लेकर के केवल हाँ या ना कहने में, यस और नो कहने में 2004 से लेकर 2011 तक 7 साल का समय लिया। तो मद्रास हाईकोर्ट का यही कहना था कि इतने समय में कोई भी व्यक्ति मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो सकता है, और उसके बाद भी उसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है, और उसको इतने सालों से जेल में तो वो है ही है। तो ये भी जो अनुच्छेद जो 20 है, 20 का हनन है। तो इसलिए ये एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं मिल सकती हैं। ये बात भी महत्वपूर्ण यहाँ पे है। तो ये थी बात अनुच्छेद 20 की। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर के अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 जो है, ये जीने के अधिकार को भारतीय नागरिकों को देता है। जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीने के अधिकार की यहाँ पे बात हो रही है। किस तरह का जीना? चूंकि अनुच्छेद 21 अगर हम इसको देखें तो ये वो नहीं है जो दिखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 21 बहुत ही व्यापक अनुच्छेद है। जीने के अधिकार के अंतर्गत बहुत सारी बातें होती हैं। भारतीय संविधान कहता है कि भारत के नागरिक को केवल कैसे जीने, केवल जीने का ही अधिकार नहीं है, उसको सब मान लिया जाए कि भारतीय संविधान ने हमें जीने का अधिकार तो दे दिया, किंतु हमारे पास ना धन है, ना खाने को कुछ है, और गरीबी और निर्धनता में हम अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो जो जीने का अधिकार है वो गरिमापूर्ण जीवन की बात भारतीय संविधान करता है। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह गरिमापूर्ण जीवन अपना व्यतीत करे, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान करता है। तो गरिमापूर्ण जीवन की बात अनुच्छेद 21 करता है, और इसके साथ ही दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात अनुच्छेद 21 करता है। जैसे हमने देखा कि जीने के अधिकार के अंतर्गत बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि उसको शुद्ध वायु में रखना है, शुद्ध पर्यावरण में रखना है, अच्छा भोजन करना है, और अच्छे घर में रहना है, अच्छे से अपने जीवन को जीना है, अच्छा उसका रोजगार हो। ये सारी चीज़ें जीने के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। इसमें इसको समय समय पर जीने के अधिकार को या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसका और व्यापक अर्थ स्पष्ट करने का जिक्र किया है, और इसके अर्थ को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है। तो जीने के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 ये कहता है। यहाँ पे एक और जो कि महत्वपूर्ण बात है, अनुच्छेद 21A। सबसे पहले तो ये जो ए शब्द है, ए वर्ड है, ये एक अपने आप में एक अनुच्छेद है। क्योंकि कैपिटल ABC वाले जो अनुच्छेद होते हैं वो अपने आप में पूर्ण अनुच्छेद होते हैं। तो अनुच्छेद 21A जो है एक मूल नहीं, एक अपने आप में एक अनुच्छेद है। इसको ये मूल संविधान में नहीं था। इसको 86वें संविधान संशोधन के बाद जो अनुच्छेद 21A है, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने इस 21A के अंतर्गत जो बात इस निहित है
वो कहती है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो भी बालक बालिका है भारत के, 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात अनुच्छेद 21A के अंतर्गत निहित है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A करता है, जिसको कि 86वें संविधान संशोधन के बाद 2002 में इसको लाया गया, नया एक आर्टिकल जोड़ा गया अनुच्छेद 21 में ए। तो ये थी अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 और 21A की बात। इसमें आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो हमारा अंतिम अनुच्छेद है, दैट इज आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 जो है, ये विशेषकर जो गिरफ्तार किए गए जो भारत के नागरिक हैं उनको स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त करता है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत लगभग 3 या 4 बातें इसमें निहित हैं। पहली बात क्या कहता है अनुच्छेद 22 कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। पहली चीज क्या कहता है कि गिरफ्तारी का कारण। पहली बात यह है कि जिसको भी भारतीय नागरिक को, किसी को भी यदि गिरफ्तार किया गया है तो उस नागरिक को या उस अपराधी को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। यह भारत का संविधान उसे प्रदान करता है। दूसरी बात, उसको अपने बचाव के लिए वकील या अन्य जो सेवाएं होती हैं उनको रखने का अधिकार। अपने बचाव के लिए वकील या अपना बचाव पक्ष, इसको हम बचाव पक्ष भी कहेंगे। वकील या बचाव पक्ष रखने का उसको अधिकार है अपने बचाव में, और अपने जो अपने केस को सुलझाने के लिए उसको वकील या एडवोकेट रखने या अपने बचाव पक्ष को रखने का भी अधिकार है। और तीसरी बात जो इसमें निहित है कि यदि किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस अपराधी को या उस नागरिक को यह भी अधिकार है कि गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का भी उसको मौलिक अधिकार प्रदान है। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति या उपस्थिति 24 आवर्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के लिए विशेष अधिकार या मौलिक अधिकार की बात करता है। तो इसमें पहली बात जो है, जो गिरफ्तार व्यक्ति है वह अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। इसके अलावा वह अपने बचाव पक्ष के लिए वकील आदि की व्यवस्था करने का उसको मौलिक अधिकार है। और तीसरी बात कि यदि उसको गिरफ्तार किया गया तो उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का भी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान प्रदान करता है। तो ये थी अनुच्छेद 22 की बात। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और निकल के आती है। अनुच्छेद 22 जो है 2 तरह की बातें करता है। जो इसका पहला पॉइंट था, इसमें 3 बातें नहीं थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो मैंने आपको जिक्र किया। इसके अलावा इसमें जो सेकंड बात है, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 22 जो निरोधक कानून बने हैं, आपने सुना होगा जो निरोधक कानून होते हैं, इस निरोधक कानून के अंतर्गत ही जो निवारक नज़रबंदी जो है वो भी इसी के अंतर्गत है। जैसे बहुत सारे निरोधक कानून भारत में बने हैं, जैसे टाडा एक कानून है। जैसे इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे जो कानून बने हैं जो कि निरोधक कानून कहलाते हैं। तो निरोधक कानून किसके लिए है? इसमें निरोधक जो व्यक्ति होते हैं उनको भी भारत का संविधान जो है कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हालांकि जो ये 3 तरह की जो बातें हैं, ऊपर मैंने जो 3 तरह की बातें बताई, ये 3 तरह की बातें निरोधक किए गए या जो निवारक नज़रबंदी या निरोधक किए गए जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये तीनों बातें लागू नहीं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक चीज़ इसमें और निहित है, इसमें जो विदेशी नागरिक है, विदेशी नागरिक जो फॉरेनर जो लोग होते हैं, विदेशी नागरिक, तो इसमें ये इन दोनों के लिए जो निरोधक किए गए जो व्यक्ति हैं और जो विदेशी नागरिक हैं, उन दोनों तरह के व्यक्तियों को ये तीन तरह के मौलिक अधिकार प्रदान नहीं है।
ना ही गिरफ्तारी का कारण वो जान सकते हैं, और ना ही वो बचाव के लिए वकील या आदि रख सकते हैं, और ना ही वो अपने इस अधिकार को मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे वाली बात कर सकते हैं। तो निरोधक किए गए व्यक्ति और विदेशी नागरिक। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निरोधक किए गए व्यक्ति होते हैं, इनको भी केवल और केवल 3 महीने तक ही आप अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 3 महीने के टाइम पीरियड के तक ही आप इनको अपने अंडर में रख सकते हैं, और 3 महीने के बाद तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। या इसकी एक प्रक्रिया और है कि यदि 3 महीने से और अधिक इस समय सीमा को बढ़ाना है, तो एक जो विधि का एक सदस्य होता है, जिसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, और जो उस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है, वो कम से कम हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो, या हाई कोर्ट का भूतपूर्व जज हो, या हाई कोर्ट में वर्तमान में जज हो, तो न्यायाधीश हो, तो उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी, और वह कमेटी यह तय करेगी कि इसकी 3 महीने के बाद इसको और अधिक समय तक समय सीमा तक इसको बंदी बनाया जा सकता है। तो ये आज हमने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया, और अनुच्छेद 19 में ही जो उन स्वतंत्रताओं को एक सीमा में बांधने वाली जो बात थी, उनका हमने जिक्र किया, जैसे कि अखंडता, भारत की अखंडता, स्वतंत्रता को नुकसान को खतरा, या भारत की न्यायपालिका की अवमानना यदि होती है, तो भारत में जो अनुच्छेद 19(1) में 6 तरह की स्वतंत्रता है, उन पर रोक लगाई जा सकती है। और इसके बाद हमने अनुच्छेद 20 का जिक्र किया, अनुच्छेद 21 में जो जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 22 जो कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के लिए एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने आज परिचर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, मौलिक अधिकार, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके बाद जो अन्य मौलिक अधिकार हैं, उन पर बहुत जल्द आपके समक्ष हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मेरा सभी को नमस्कार।